गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं भाषांजलि हिंदी के पाठ्य पुस्तक से संबंधित पाठ सोने के जूते। जूते जो बच्चे हम लोग पैर में व्यवहार करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, सोने के जूते। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सोने के जूते है क्या। एक गांव में एक मोची रहता था। एक गांव में कौन रहता था बच्चों? एक मोची रहता था। मोची किसे कहते हैं बच्चों? जो जूते वगैरह का काम करते हैं, हमारे जूते जो बनाते हैं, उसे मोची कहते हैं। वो लोगों के लिए चप्पलें और जूते बनाकर अपना गुजारा करता था। और मोची का पैसा क्या था? वो हम सभी के लिए जूते चप्पल बना करके अपने दिन का गुजारा करता था, अपने रोजमर्रा के जिंदगी में आमदनी करता था। उस गांव में चप्पल पहनते भी कितने लोग थे? उस गांव में चप्पल पहनते भी कितने लोग थे? कोई कोई ही पहनता था। आज से बहुत समय पूर्व गांव घर के लोगों में न जूता न चप्पल इस तरह की कोई बातें नहीं थी। अब धीरे धीरे लोग स्टाइलिश हो रहे हैं, जूते चप्पल पहन रहे हैं। लेकिन उस समय लोगों के पास आर्थिक तंगी था, तो जूते चप्पल नहीं के बराबर थी। औरतें और बच्चे तो बिना जूते पहने खाली पांव घूमते फिरते थे। औरतें और बच्चे, जो गांव घर की महिलाएं होती थी, जो बच्चे होते थे, वो बिना किसी जूते चप्पल के ही खाली पांव पूरे समूचा गांव घर घुमा फिरा करते थे। बाकी लोगों की बात ऐसी थी कि एक बार जूता जो बनवाते तो उसके फटने पर उसमें पैबंद लगवा लेते और फिर उसी को पहनते रहते थे। और कभी कभी गांव घर के लोग जो जूते इस्तेमाल करते थे, अगर वह कहीं फट जाए टूट जाए तो उसमें फिर रिसोलिंग करा करके फिर उसी को यूज़ करते थे। इस कारण मोची को बहुत कम काम मिलता, जिस कारण से मोची जी को बहुत कम काम मिलता था, क्योंकि लोगों के टूटेंगे फटेंगे नए खरीदेंगे तब ना काम मिलेंगे। क्योंकि लोग इस्तेमाल ही बहुत कम करते थे जूते को। वह ईमानदारी से अपना काम करता था, लेकिन मोची दिल से मन से वो ईमानदार था और ईमानदारी पूर्वक अपना काम करता था। पर ठीक तरह से काम न मिलने के कारण अपना पेट भरने लायक भी कमाई न कर पाता था और ठीक तरह से उसकी मोची का काम जूते चप्पल के अभाव में नहीं हो पाता था और ना ही आमदनी होती थी, जिससे वह अपने पेट भरने लायक का भी कमाई न कर पाता था। एक बार वह गांव से बाहर एक नीम के पेड़ के तले बैठकर कमाने का उपाय सोच रहा था। और मोची क्या किया? एक बार वह गांव से बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे तलहटी में नीचे जमीन पर बैठ करके कमाने के उपाय सोच रहा था। वहां से थोड़ा आगे एक गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे और ठीक मोची जहां बैठ के सोच रहे थे नीम पेड़ के आगे ही गुरुजी जो है ना अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, मतलब शिक्षक जो है ना विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। मोची ने उनकी शिक्षा को ध्यान से सुना। मोची जी ने शिक्षक जो पढ़ा रहे थे, शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। गुरुजी अपने छात्रों को एक कहानी सुनाते और अंत में एक नीति वाक्य भी सुना देते हैं। तो गुरुजी अपने बच्चों को जो है ना, छात्रों को कहानी सुनाते और अंत में एक नीति वाक्य, मतलब उस स्टोरी का जो मॉरल एजुकेशन होता है, मॉरल वैल्यू जो होता है, उसके बारे में भी बताता था। कौन बताते थे? शिक्षक महोदय। और मोची जी कहाँ बैठे हो बच्चे? नीम पेड़ के नीचे बैठ के सोच रहे थे। ठीक है, चित्र में देखिए आपको दिखाया गया बहुत ही सुंदर और आकर्षक चित्र है। देखिए ये मोची जी सोच रहे हैं और सामने पाठशाला आपको दिख रही है। उन्होंने उन बच्चों को बताया कि जो काम मेहनत से न सधे उसे उपाय से साध लेना चाहिए। जिस काम को हम निरंतर या बारंबार प्रयास करने के बावजूद भी वो हासिल अगर ना हो सके, तो उसके लिए कुछ तकनीकी उपाय सोच लेना चाहिए। यह बात मोची के मन में गांठ की तरह बंध गई।
उसे लगा जैसे वह ज्ञानोपदेश पा गया। तो गुरुजी द्वारा जो बातें अपने विद्यार्थियों को, शिष्यों को बताया जा रहा था, मोची भी उन बातों को सुन रहे थे और सुनने के बाद उन्हें भी जैसे कोई बहुत बड़ी ज्ञान उपलब्धि प्राप्त हो गई है ना, कि शिक्षक के द्वारा जो बताया गया उस बातों पर उनके जीवन में उतारने का प्रयास करने के लिए सोच रहा, वो खुशी से अपने घर लौट आया। मोची खुशी से जो कमाने की बात सोच रहे थे या उपाय सोच रहे थे, उससे वो वहाँ से नीम पेड़ के नीचे जहाँ बैठे थे वहाँ से घर वापस आ गया। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें मुझे एक आकाशवाणी सुनाई दी। तो अगले दिन मोची अपनी पत्नी को ये बात बताता है, सुनो, कल रात मैंने एक सपना देखा। क्या देखा बच्चों? मोची ने एक सपना देखा और वो अपनी पत्नी से इस बात को कह रहा है, जिसमें मुझे एक आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी मतलब जैसे कोई दैव शक्ति से उसे जानकारी प्राप्त हो रही है। उस आकाशवाणी में मैंने सुना, अब मैं अपने पूरे जीवन में जितने भी जूते बनाऊंगा उनमें से कोई एक जोड़ा सोने का बन जाएगा। अब क्या बता रहा अपनी पत्नी को कि अब तक मैं अपने जीवन में जितने भी जूते बनाऊंगा उसमें से कोई एक जोड़ा जूता जो है ना किसका बन जाएगा? सोने का बन जाएगा। मगर इसकी एक शर्त है, वह यह है कि मुझे किसी एक गांव में 1 साल से अधिक नहीं रहना होगा। हाँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त है मुझे, कि किसी भी गांव में 1 साल से अधिक जो है ना हम नहीं रह सकते, मतलब जगह बदलनी होगी। और सुनो, यह बात दूसरों को नहीं बतानी है। और मोची अपनी पत्नी को कहते हैं कि ये बात जो मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, इस बात को तुम दूसरे किसी से जिक्र या इस बात को नहीं छेड़ना। अंतिम वाक्य को मोची ने इस प्रकार कहा जैसे कोई राज की बात हो। अंतिम बात को मोची ने अपनी पत्नी से इस तरह से कहा जैसे कोई रहस्य की बात हो। उसे खूब पता था कि उसकी पत्नी राज की कोई बात अपने मन में नहीं रख पाएगी, लेकिन मोची को अपनी पत्नी पर विश्वास था कि जो भी राज या रहस्य की बातें होगी नारियां तो नहीं रख पाती। तो मोची भी जानता था कि अब मेरी पत्नी इस बात को कहीं ना कहीं वो जिक्र कर ही देगा। उसकी पत्नी ने वही किया। पास पड़ोस वाले को वह यह बात सुना आई। धीरे धीरे यह बात सारे गांव में फैल गई। पहले एक दो के मुंह पे मोची की पत्नी बताई, फिर धीरे धीरे वो बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गया कि मोची के द्वारा जो जूता निर्माण होगा या जो जूता बनाया जाएगा उसमें से एक जोड़ा सोने का बन जाएगा। बस क्या था, लोग उससे जूते पर जूते बनवाने लगे और इस बात से क्या हो गया, लोग मोची के पास जूते से लगातार क्रम में मतलब बहुत जूते बनाने लगे कि कहीं हमारे नसीब में ना आ जाए सोने का जूड़ा जूता। ठीक है, क्या औरतें क्या मर्द सबके सब जूतों के लिए आने लगे। इससे पहले गांव के जो बूढ़े एक एक चप्पल में 10-10 पेबंद लगवाते थे, वे भी अब नए जूते बनवाने लगे। मांग बढ़ी तो मोची ने दर भी बढ़ा दी और इस तरह से एक नई तकनीकी अपना करके मोची ने क्या किया, अपनी बिक्री को बढ़ाया, अपनी सेल को बढ़ाया जूते चप्पल का। और इस तरह से मोची की आमदनी भी अब बढ़िया होने लगा और दिन गुजारा भी अच्छा होने लगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो भी कहानी है मैं अगले स्लाइड्स में से कंप्लीट करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू।